शक्ति वो नहीं जो किसी शक्तिशाली से लड़ने की हिम्मत देती है। शक्ति वो है जो हारने के बाद भी उठने का जज्बा देती है और उसी को इच्छा शक्ति कहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 हेतु उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और बड़ी ही खुशी के साथ मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार मैंने विभिन्न विभिन्न प्रश्नों का और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। आप मेरी मेहनत और मेरे समय को यहाँ पर जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही आपसे निवेदन है, क्योंकि आप अभी सब अपनी जो तैयारी है उसकी चरम पर हैं और क्योंकि आप सभी जानते हैं अप्रैल में की परीक्षा है और साथ ही साथ आप मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब हमारा प्री क्वालिफाई होगा तभी हम मुख्य की तरफ बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट आप लोग करते रहें और सीधे डायरेक्ट आंसर तक जाने से पहले अपने द्वारा चयन किए गए उत्तर का भी आप देखें कि आप किस प्रकार उत्तरों तक जा रहे हैं। क्या आपका जो गेस है या आपकी जो तैयारी है वो सही उत्तर तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, कहाँ कमी रह रही है, 20 में से कितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सामान्य हिंदी 20 अंक का प्रैक्टिस सेट भाग 7 है। इससे पहले की जो सेट है वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड की भी प्रैक्टिस सेट जो 40 अंक का है वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। तो ऑप्शन है श्रृंगार। श्रृंगार देखिए यहाँ पर सेम आ गया है। एक श्रृंगार का ऑप्शन ये है ऑप्शन नंबर बी। तो श्रृंगार, श्रृंगार, सिंगार या सिंगार। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछे जाने वाला और ये बहुत ज़्यादा जो त्रुटियां होती हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। एक होती है इसमें जिसको हम बोलते हैं दवाइयाँ, इसमें सबसे ज़्यादा त्रुटि देखने को मिलती है। ठीक है, और है कृपया, इसमें ज़्यादा त्रुटियां देखने को मिलती हैं। तो ये जो लिखे हैं मैंने ये करेक्ट वाले लिखे हैं। उसी प्रकार एक श्रृंगार भी ऐसा शब्द है जिसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां देखने को मिलती हैं। तो जो शुद्ध वर्तनी है वो ये है। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा आपके समक्ष बनाती हूँ। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देखिए इसके पीछे के कारण को समझिए। श्रृंगार, इसमें री से री, श्रृंग, इसका उच्चारण जो होगा वो ई से होगा, श्रृंगार। और हम श्रृंगार बोलेंगे तो इसमें अपने आप में ही देखिए इसमें ये श्र है, इसमें मात्रा लगी हुई है श्र की, लेकिन हम उसका उच्चारण करें श्रृंगार। ठीक है, तो श्रृंगार हमारा जो सही शब्द होगा वो क्या होगा, श्रृंगार। और यही हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, ये प्रवक्ता भर्ती में पहले आ चुका है, इससे बहुत पहले की परीक्षा में आ चुका है। तो उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत प्लस डयनम, उड्डयनम, उद प्लस डयनम या उड प्लस डयनम। ठीक है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस डयनम। अब ये क्यों है, इसका कारण क्या है, क्योंकि व्यंजन संधि के अंदर बहुत सारे नियम हैं। तो एक नियम ये है कि अगर तौ के बाद, ठीक है यहाँ पे तौ है, अगर तौ के बाद ड आए, यानी कि यहाँ पे ड आ रहा है, तो इस तौ का भी क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा, वो भी हलंत के साथ, ये बना ना। ठीक है, उत प्लस डयनम, तो ये तौ भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, ड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें जैसे हम उज्ज्वल, इसके साथ हमें एक और देखने को मिलता है जो है उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल ही पूछा जाता है कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है, उज्ज्वल में व्यंजन संधि है और इसका जो संधि विग्रह है वो इस प्रकार है, उत प्लस ज्वल। अब इसमें भी क्या हो रहा है, अगर तौ के बाद ज आ रहा है तो ये तौ भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में परिवर्तित हो जाएगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तौ के बाद ड आ रहा है तो वो तौ भी ड में परिवर्तित हो जाएगा और तौ के बाद ज आ रहा है तो ये वाला तौ भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में परिवर्तित हो जाएगा, तो उज्ज्वल। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस डयनम, और संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
यण संधि। अब यण संधि है तो इसका विग्रह क्या है? अभ्युदय का विग्रह क्या होता है? अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें जो संयोग हो रहा है वो हो रहा है ई प्लस ऊ का, और मिलके क्या बन रहा है? यू। ठीक है, अभ्युदय। और ऐसे ही मैं आपको कुछ और उदाहरण भी कराती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। क्षमा कीजिएगा, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए बीच बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ी है। तो अभ्युदय के साथ साथ मैं आपको इसके यण संधि के उदाहरण और बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो हमने बात करी किसकी? अभ्युदय की बात करी कि इसमें ई और ऊ मिलके क्या बना? यू, छोटा यू। ठीक है, अब ऐसी है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। ठीक है, महत्वपूर्ण है इसलिए नोट करवा रही हूँ। तो इसमें भी देखो क्या हो रहा है? प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार। अब इसमें क्या हो रहा है? ई और ऊ मिलके क्या बन रहा है? छोटा यू बन रहा है। और इसके अन्य उदाहरण भी देखिए। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? यण संधि की कर रहे हैं। अन्य उदाहरण भी देखिए। अन्य उदाहरण जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक क्या? न्यून, है ना, ये पूछा जा चुका प्रश्न है, न्यून। तो न्यून में कौन सी संधि है? न्यून में यण संधि है। अब इसका विग्रह क्या होगा? ये महत्वपूर्ण है। इसका विग्रह होगा नी प्लस ऊन, बड़ा ऊन। ठीक है, नी प्लस ऊन। तो जब ई और बड़ा ऊ मिलता है तब यू ऐसे बन जाता है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको और क्लियर बताती हूँ। नी प्लस, देखिए समय लगेगा लेकिन एक बार आप समझ गए ना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब ये मिलके क्या बना? न्यून। ये ऐसे प्रश्न है जो समझ में नहीं आते हैं परीक्षा में उस समय। और इसमें जो संधि हो रही है वो क्या हो रही है? ई प्लस बड़ा ऊ और मिलके क्या बना? यू, बड़ा वाला। ठीक है, न्यून। ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है व्यू। व्यू कहते हैं ना, व्यू रचना। तो व्यू का विग्रह क्या होगा? देखो यण संधि है, विग्रह क्या है? वी प्लस ऊह। तो क्या बना? ई प्लस ऊ मिलके क्या बना? फिर यू बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है। प्रत्युपकार में भी यण संधि है, प्रति प्लस उपकार। न्यून में भी यण संधि है, नि प्लस ऊन। और व्यूह में भी यण संधि है, वी प्लस हु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी कि सब में इक प्रत्यय लगा है लेकिन मिलने के बाद कौन सा है जो गलत बना है? दैविक, सामाजिक, भौमिक या पक्षिक? पक्षिक नहीं होता है, पाक्षिक होता है। ठीक है, एक पक्ष का, तो पाक्षिक होता है। तो यही हमारा आंसर है, ये गलत बना है। अगला प्रश्न, शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? देखिए मैं आपको उपसर्ग प्रत्यय बार बार बता चुकी हूँ। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो चिरायु शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अभी हमने बात करी उप जो पहले लगता है, ची, चिर, यू, आयु। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिर। और चिर का मतलब क्या होता है? चिर मतलब दीर्घ समय तक, लंबे समय तक। ठीक है, लिखते हैं ना शादी का जो विवाह का कार्ड होता है उसमें लिखते हैं चिर। इस चिर का मतलब होता है चिरंजीवी, चिरायु, लंबे समय तक जीवित रहने वाला। और महिला के या स्त्री के आगे लिखा होता है आयुष्मती। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हर जगह से आप ध्यान रखिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या कर्मधारी समास? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास है तो का विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह है युद्ध में स्थिर रहने वाला। युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। यानी कि युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात युधिष्ठिर, बहुब्रीहि समास। अब मैंने आपको समास की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आपको याद होंगी। तत्पुरुष समास का मैंने आपसे कहा था कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। बहुब्रीहि समास में मैंने आपसे कहा था कि उसमें किसी अन्य की बात होती है। जैसे युद्ध में स्थिर रहने वाला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात युधिष्ठिर। द्विगु समास में प्रथम पद संख्या होता है, और कर्मधारी समास में विशेषण और विशेष्य होता है। ठीक है, जैसे नीलकमल, नील गाय। द्विगु समास में क्या होगा? षटकोण। तत्पुरुष समास में क्या हो गया? राजभक्त, राजा का भक्त। ठीक है, इस प्रकार से इसमें तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और समास से डिटेल वीडियो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, आजन्म शब्द का उदाहरण है, यानी कि आजन्म जो शब्द है ये कौन से समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव का, तत्पुरुष समास का, द्वंद्व समास का या द्विगु समास का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास कैसे है, देखिए अव्ययी भाव समास की पहचान यह होती है कि इसका प्रथम पद देखो दो पदों से मिलकर बना होता है, प्रथम पद और उत्तर पद से मिलकर बना होता है समास, ठीक है। तो इसका जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय वह होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, अव्यय या इसको हम उपसर्ग कह सकते हैं। तो देखिए आ एक उपसर्ग है, आजन्म, आमरण, ठीक है, यथा समय, यथाशक्ति, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो आप आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं। देखिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाए, और हर सीरीज में आप देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट, जो शुरू से हर प्रैक्टिस सेट को देख रहा होगा, तो मैंने नए से नए प्रश्नों का संकलन और जो महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों का यहाँ पर निर्माण किया है। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि संस्कृत में ही जो प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, तद्भव कहते हैं या संस्कृत कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, संस्कृत से आए हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है तत्सम शब्द उसको कहते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जो हमारे ये जो हमारे लोकल क्षेत्रीय भाषा में जो बोले जाते हैं। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो गए होते हैं, और संस्कृत शब्द तो मैंने खाली ऑप्शन में ऐसे ही डाल दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, आंवला का तत्सम क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आंवला का तत्सम शब्द क्या होगा, आंवला, आंवल, आमलक या आम्र। आप सभी जानते हैं आम्र तो आम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आमलक, ठीक है। तो आंवले का तत्सम रूप क्या है, आमलक, और आमलक का तद्भव रूप क्या है, आंवला, ठीक है। दोनों तरीके से आप प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, गायक का तद्भव शब्द क्या होगा, यानी कि गायक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, गायन, गीतकार, सिंगर या गवैया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गवैया, ठीक है। गवैया क्या है, एक तद्भव शब्द है और उसका तत्सम शब्द क्या है, गायक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव कौन सा है, शकुन है, सत है, शिक्षा है या सीख है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीख एक क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है, शिक्षा, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है, शिक्षा। तो अगर हम शकुन की बात करें, शकुन का होता है सगुन, और सत का होता है 100, और बाकी हमने शिक्षा का सीख, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये इससे पहले जो परीक्षा हुई तो उसमें आ चुका है। जलद, नीरद, वारिधि, मेघ, ऐसे प्रश्न आते हैं। देखो जलद, मैं इससे पहले की वीडियो बता चुकी हूँ, जलद की जगह अगर जलज होता तो कमल का पर्यायवाची होता, बादल का है। नीरद अगर ज होता तो कमल का पर्यायवाची होता, लेकिन नीरद है, तो नीरज होता तो कमल का पर्यायवाची, जलज होता तो कमल का पर्यायवाची, लेकिन ये किसके हैं, बादल के हैं। तो मेघ में भी बादल होता है, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वारिधि। तो अगर वारिधि बादल का पर्यायवाची नहीं है तो वारिधि किसका पर्यायवाची है, वारिधि है समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। समुद्र, जलधि लिख लीजिए आप इनको या सुन लीजिए, जलधि, उदधि और पारावर, जो नया शब्द लगे उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, वारिधि इसका आंसर है, बादल का पर्यायवाची वारिधि नहीं है, क्योंकि वारिधि समुद्र का पर्यायवाची है। जलधि, उदधि, पारावर ये किसके पर्यायवाची है, वारिधि यानी कि समुद्र के। अगला प्रश्न, घर का पर्यायवाची शब्द है विहार, इला, निकेतन या नग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निकेतन। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, निकेतन है। और विहार, अगर हम बात करें विहार किसका पर्यायवाची है, तो विहार है आश्रम का, आश्रम का पर्यायवाची है विहार। और आश्रम के अन्य पर्यायवाची अगर हम बात करें, मठ, संघ और अखाड़ा, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये विहार के पर्यायवाची हैं। अब अगर हम बात करें ईला के, ईला मतलब क्या है, ईला का पर्यायवाची होता है पृथ्वी, धरा, धरती और भू, ठीक है। तो एक साथ हम कई सारे प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं, हम ध्यान रखेंगे। अगला है निकेतन, तो इसका आंसर था, तो नग,
नग किसका पर्यायवाची है? पर्वत, पहाड़, ठीक है, पहाड़ और शैल और अचल, जो चल नहीं सकता वो पहाड़ी तो हुआ, है ना। तो इस प्रकार घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? निकेतन है। बाकी मैंने आपको विहार का पर्यायवाची क्या क्या बताया? आश्रम, मठ, संघ, अखाड़ा। इला का मैंने आपको बताया पृथ्वी, धरा, धरती, भू। नग का मैंने आपको बताया पर्वत, पहाड़, शैल, अचल। तो उसका आंसर क्या है? निकेतन। अगला प्रश्न, अनुराग का विलोम शब्द क्या है? कई बार लोगों को लगता है कि अनुराग का विलोम होता है वैराग्य। बिल्कुल नहीं होता। अनुराग का अर्थ क्या होता है? पहले तो आप समझिए, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। तो प्रेम का विलोम वैराग्य नहीं हो सकता है, प्रेम नहीं होना चाहिए ना इसका। अनुराग का विलोम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, विराग। अनुराग का विलोम आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, विराग होता है, वैराग्य नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। अगला प्रश्न है, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष, स्थूल, द्रष्टव्य, अपरोक्ष। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष। ठीक है। और स्थूल का विलोम होता है, स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर हम बात करें प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष को अगर हम वाक्यांश की बात करें तो आंखों के सामने जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। और आंखों के सामने जो नहीं है उसको परोक्ष बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पार्थिव शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? है ना, पार्थिव शब्द के लिए वाक्य क्या होगा? आपने सुना होगा ना कि पार्थिव शरीर को उठाया गया, या इस प्रकार से पार्थिव शरीर ले जाया गया। तो पार्थिव का अर्थ क्या होता है? जिसका संबंध मनुष्य से है, मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, या जिसका संबंध प्रथा से हो। देखो आप ये तो आप सभी जानेंगे कि ये तो आंसर नहीं है, लेकिन परीक्षा के समय ये प्रश्न भी बड़े टफ लगते हैं, कठिन लगते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जल या समुद्र में जल लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? दावानल होगा, जठराग्नि होगी, जलप्रपात होगा, या वड़वाग्नि होगी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वड़वाग्नि। और इसको वाडानल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाडानल। देखिए 3 प्रकार की आग होती हैं, दावानल, जठरानल और वाडानल। जो दावानल होती है ये जंगलों की आग होती है। दावानल आप याद रखेंगे किसकी आग है? जंगलों की आग। अगर जंगल में आग लगे तो उसको दावानल बोलेंगे। जठरानल या जठराग्नि बोलते हैं पेट की आग। ठीक है। और इन तीनों में अगर मैं कहूँ सबसे खतरनाक आग कौन सी है, तो वह है जठरानल, यानी कि पेट की आग। पेट की आग के लिए मनुष्य कुछ भी करने को आतुर रहता है ना। तो सबसे भयानक और खतरनाक जो आग है वो जठरानल है, पेट की आग है। ये 3 प्रकार की आग हमने जानी, दावानल जंगल की आग, जठरानल पेट की आग, और वड़वाग्नि या वाडानल ये किसकी आग है? पानी में लगने वाली आग या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वड़वाग्नि या वाडानल कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, काटकर फल बच्चे को खिलाओ। अभी बहुत ही इजी लग रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं परीक्षा का प्रेशर जो होता है उस समय आप सभी जानते हैं आपका 150 नंबर का पेपर है प्री का। तो उस समय 20 नंबर के हिंदी में आप कितना समय दे पाते हैं, क्योंकि रीजनिंग भी है। और जो सभी जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, मेरा उनसे सभी से निवेदन है कि मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा फोकस ना करें। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं, कि वहाँ पर आपका एक भी नंबर गलत ना हो। यानी कि हिंदी में आपके 20 में से 20 आए, उत्तराखंड में आपके 40 में से 40 आए। आप सभी जानते हैं जीके वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। हिस्ट्री तो ज़्यादा पूछी नहीं थी। जो आपकी सिविक्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, वो आर्टिकल संविधान वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये जो प्रश्न है ये अभी बड़े इजी लगते हैं, वहाँ पर आपके बिल्कुल गलत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाथ ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित, या किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। तो हाथ ऊंचा होना मुहावरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। हाथ ऊंचा होना मुहावरा है और इसका अर्थ क्या है? दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। ठीक है, तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में काम
अधिक समय में कम काम करना या कई दिन तक लगातार चलना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत धीमी गति से जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है, तो हमने 20 प्रश्नों को यहाँ पर हल किया। आप सभी के कितने यहाँ पर 20 में से अंक आए उनको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लग रहा है, हर नए प्रश्न के साथ जो मैं आपको एडिशनल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, जो आपको बता रही हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है? आप जरूर वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैंने आपसे एक बोला आर्ट साइड वाले, देखिए मैथ्स और रीजनिंग आती है, तो उसमें जो इजी वाले हैं जैसे कैलेंडर या अदर चीज़ें हैं उनको आप देख लीजिए, उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा मत कीजिए। बाकी जो अगली चीज़ें जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाला, उसको देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए, उत्तराखंड जीके वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि कोई भी जो कट ऑफ जाएगी, जो मैथ्स वाले हैं, जो साइंस वाले हैं, 90 से नीचे जो है 90 तक जाती है, और जाके आपको पता है हिंदी की तो 53 तक गई थी लास्ट। तो आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। हो नहीं अब पेपर के स्टैंडर्ड पे हम, लेकिन ये मैं आपसे कहूँगी कि आप तैयारी अच्छी रखें, ये सोच के ना जाए। देखिए परीक्षा स्थल क्या है, वो युद्ध स्थल के समान होता है, तो वहाँ पर कौन सा हथियार हमको यूज करना पड़ जाए तो उसकी हमें कोई पहले से अंदेशा नहीं होता, तो सारे हथियारों से लैस होके जाएं। हथियार मतलब आप समझ रहे हैं, आपका जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है, हर पाठ्यक्रम को अच्छे से तैयार करें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियोस और प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे, और आप सभी का दिन शुभ हो, आप परीक्षा की तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।